हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है जंतुओं में जनन एवं जनन में हार्मोन की भूमिका, यानी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रोल ऑफ हार्मोन्स इन रिप्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू ये क्लास हम पूरी करेंगे। 100 क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन वही है जो विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम्स में आए हुए और जिनके आगे बहने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। पूरा वीडियो देखना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, आरपीएससी, ईओ, एमओ, आरएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एसएससी, आर्मी, अग्निवीर, इन सभी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्राशय में या वास डिफरेंस में। तो शुक्राणु का निर्माण जो है वो मुख्य जो जनन अंग है शुक्राणु टेस्टिस यानी वृषण में बनते, उसके बाद में वहाँ से वे इमेच्योर होते हैं और अस्थायी रूप से इनको अधिवृषण एपिडिडाइमिस में रखा जाता है और यहाँ पर इनका मैच्योरेशन होता है। तो सही आंसर है यहाँ पर अधिवृषण एपिडिडाइमिस। अगला है, निषेचन कोशिका को क्या कहा जाता है? भ्रूण, गर्भाशय, युग्मनज या गर्भनाल। निषेचित कोशिका आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल बनती है उसको क्या कहेंगे? भ्रूण, गर्भाशय, युग्मनज या गर्भनाल। तो सही आंसर है युग्मनज, जाइगोट। दोनों गैमेट्स के मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, स्पर्म और एग यानी शुक्राणु और अंडाणु, अंडा, इन दोनों के आपस में फर्टिलाइजेशन से, निषेचन से जो पहली कोशिका बनती है उसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और उसी से आगे फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर आगे फीटस और बॉडी डेवलपमेंट होगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? मनुष्य में निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। मादा के शरीर में, शरीर के अंदर ये निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और किस पार्ट में होती है? जो मादा जनन अंग है उसके ये पार्ट है, इसमें किस पार्ट में होती है? योनि भाग में, अंड ग्रंथि में, अंडवाहिनी में या गर्भाशय में? सही आंसर है अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसको कहते हैं अंडवाहिनी में, यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद में निषेचित जो युग्मनज बनता है और युग्मनज के बाद में ये एम्ब्रियो भ्रूण बनता है और वहाँ से ये प्लांटेशन के लिए, रोपण के लिए गर्भाशय में आता है और फिर आगे का जो डेवलपमेंट है वो गर्भाशय में संपन्न होता है। उभय लिंगी प्राणी है यानी जिसमें दोनों लिंग, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, वो कौन है? मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, या केंचुआ। सही आंसर है केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी होता है, इसमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्राणी के अंदर, एक ही जीव में होते हैं। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? वह कौन सी जिसमें द्विगुणित है? एक गुणित, अगुणित और द्विगुणित का क्या मतलब है? तो जिसमें एक सेट पाया जाए क्रोमोसोम्स का, गुणसूत्रों का, उसको हम अगुणित या एन से लिखते हैं। जैसे हमारे जो युग्मक है, स्पर्म और एग, ये दोनों अगुणित संरचना जिसमें एक सेट ऑफ जीन पाया जाएगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाएंगे। और द्विगुणित संरचना जब बनती है पहली, तो वो जाइगोट होती है, युग्मनज होती है। और युग्मनज में 23 गुणसूत्र की तरफ से क्रोमोसोम्स आएंगे, गुणसूत्र आएंगे, और 23 गुणसूत्र जो है वो अंडे की तरफ से आएंगे। तो वहाँ पर 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी 2 सेट बन जाएंगे। तो इसको 2n कहेंगे। एक सेट n या अगुणित और 2 सेल, तो 2 सेट अगर बन गए तो वो 2n या द्विगुणित कहलाती है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो गया कि द्विगुणित संरचना। अंडाणु अगुणित है, स्पर्म भी अगुणित है और युग्मनज द्विगुणित है। मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव के जो युग्मक होते हैं, 2 युग्मक होते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे स्पर्म और एग। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, 23, 46 या 44? सही आंसर है युग्मक में, गैमेट में, यानी स्पर्म और एग में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। और दोनों जब निषेचन के बाद में पहली कोशिका जो युग्मनज बनती है वहां पर वापस 46 हो जाती है। वृषण के द्वारा किस हार्मोन का स्रावन किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन का, TSH यानी थाइमस स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इंसुलिन? तो सही आंसर है कि वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन का स्रावन किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन मादा जनन हार्मोन है, TS थाइमल ये पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है जो थाइमस ग्लैंड को सक्रिय करता है, इंसुलिन अग्नाशय पेंक्रियास का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार होता है? यानी मादा प्रजनन प्रणाली का वह कौन सा हिस्सा है जो हर महीने तैयार होता है धारण के लिए, भ्रूण के धारण के लिए, यानी प्लांटेशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए? कौन तैयार करता है? गर्भाशय, गर्भाशय, योनि या अंडा से? सही आंसर है
यूट्रस गर्भाशय ये अपनी झिल्ली को मांसल कर लेता है, मोटा कर लेता है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जमा होने लगती है ताकि भ्रूण का वहाँ पर रोपण हो जाए और उसके बाद उसका न्यूट्रिशन मिले, उसको पोषण मिले। तो सही आंसर है गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को पात्र में निषेचन कहते हैं, यानी बाहर एक्सटर्नल निषेचन अगर हम करें, लेब में करें, किसी पात्र में विट्रो में करें, तो उसके संदर्भ में कुछ कथन है, बताना है कि कौन कौन से सही है। दो स्टेटमेंट है। पहला है कि इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। यानी इस तकनीक से निषेचन के बाद में, ये निषेचन तो इन विट्रो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्र में बाहर निषेचन होता है, शरीर में नहीं होता, और निषेचन के बाद में युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक बाहर ही विकसित किया जाता है और उसके बाद में फिर इस भ्रूण को माता के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है कि इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में होता है। कौन कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि हालांकि इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेबी का डेवलपमेंट जो है वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, परखनली में होता है। परखनली में बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट तो जैसे सामान्य शिशु का होता है उसी तरह से माता के शरीर में गर्भाशय में होता है। हाँ, फर्टिलाइजेशन बाहर इन विट्रो किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। चलो, कि शरीर के बाहर अगर कृत्रिम निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन कहते हैं। यदि निषेचन के लिए शुक्राणु स्पर्म अंडवाहिनी अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु या एग तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में चिकित्सक ताजा अंडाणु और शुक्राणु को एकत्र करके उचित मात्रा में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेक्निक कहते हैं। यानी अगर अंडवाहिनी में वो अवरुद्ध है और ब्लॉक है, उसमें ब्लॉकेज है और इसलिए स्पर्म एग तक नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे केसेस में निषेचन नहीं संपन्न हो पाएगा। तो निषेचन बाहर पात्र में किया जाता है, विट्रो में किया जाता है, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो फिर युग्मक को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है और इसके बाद इसको माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। माता के यूट्रस में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं और ये मिथ्या नाम है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो विकास है वो टेस्ट ट्यूब में हुआ है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता, टेस्ट ट्यूब में नहीं होता। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन है कि जनन का पहला चरण निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला चरण जो है वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, फीटस डेवलपमेंट है और आगे जो भी है वो सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट निषेचन है। निषेचन के संदर्भ में कुछ कथन है, बताना है कि कौन कौन सा सही है। पहला है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है और दूसरा है कि सभी अंडपरजक ओविपेरस जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निषेचन की परिभाषा है कि अंडाणु और शुक्राणु का संलयन या इन दोनों का युग्मन मिल जाना निषेचन कहलाता है। और सभी अंडपरजक यानी अंडपरजक और जरायुज दो प्रकार के जंतु होते हैं। अंडपरजक जो अंडे देते हैं और जरायुज जो सीधे अंडे नहीं देते बल्कि शिशु को जन्म देते हैं। तो अंडपरजक में बाह्य निषेचन होता है, ऐसा क्या सत्य है? ये सही नहीं है। सभी, हाँ, मोस्ट ऑफ द जो ओविपेरस अंडपरजक है उनमें बाहर ही होता है निषेचन, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जिनमें आंतरिक निषेचन होता है फिर भी वो अंडे देते हैं। ओविपेरस है, जैसे मुर्गी में निषेचन आंतरिक निषेचन होता है लेकिन वो अंडपरजक है, अंडे देती है, ओविपेरस है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है यहाँ पर, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। थोड़े से इसके बारे में बात करते हैं। ये कथन एक सही है क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिका के उदाहरण है, दोनों एक ही कोशिका है और इनका संलयन निषेचन कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज जाइगोट बनता है, पहली कोशिका, और युग्मनज में लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले के रूप में बदल जाता है। तत्पश्चात इसमें अलग अलग स्टेज आती है, जैसे मोरुला, गेस्टुला, ब्लास्टुला, इस तरह से स्टेज होती है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहकृत होकर विभिन्न उत्तकों का और अंगों का परिवर्तन हो जाता है, बनने लगती है। उसमें से कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग बनने लगते हैं और ये विकसित संरचना भ्रूण कहलाती है। ये जो बॉल जैसी संरचना जिसमें एग बन रहे हैं, टिश्यू बन रहे हैं, इसको हम भ्रूण, एम्ब्रियो कहेंगे। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है, इसका प्लांटेशन हो जाता है और इस विकास काल में भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाती है। तो भ्रूण की वह अवस्था जब भ्रूण में सभी अंगों का पता लग जाए, यानी फीटस में ये भी पता लग जाए कि ये बेबी चाइल्ड है कि गर्ल चाइल्ड है। इसी स्टेज में कन्या भ्रूण हत्या और ये सारी जो है इल प्रैक्टिस वो की जाती है। तो भ्रूण की व्यवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाए तो उसको हम फीटस या गर्भ कहेंगे। और
वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते वो जरायुज यानी विविपेरस कहलाते हैं, और वो जो अंडे देते हैं वो अंडपरजक ओविपेरस कहलाते हैं। कथन दूसरा गलत है, क्योंकि अंडपरजक जंतुओं में निषेचन शरीर में के अंदर भी होता है। मुर्गी की में निषेचन आंतरिक निषेचन है, और बाकी में बाह्य निषेचन भी होता है। बाह्य निषेचन के उदाहरण है जैसे मेंढक में, टोड में, मछली में, स्टारफिश में। ज़्यादातर जो जलीय प्राणी है उनमें बाह्य निषेचन होता है। अंडा जल के अंदर उत्सर्जित कर दिया जाता है, स्पर्म मेल के द्वारा जल में छोड़ दिए जाते हैं, और वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, और जब कोई ना कोई स्पर्म जो है वो एग के पास चला जाता है और वहाँ उसको फर्टिलाइज कर देता है। निषेचित मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है, इनमें मछलियों में, मेंढक में। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, इसके फलस्वरूप निषेचन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन मादा के शरीर के बाहर हो उसे हम एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और अब बताना है कि कौन से सही सुमेलित है। ये बताना है कि मुकुलन अमीबा में जनन प्रक्रिया है। मुकुलन एक अलैंगिक विधि है, और ये अमीबा में इस विधि के द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन बाइनरी फ्यूजन यानी एक कोशिका से या दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना, ये हाइड्रा की अलैंगिक जनन विधि है। और कायांतरण या मेटामार्फोसिस, कायांतरण का मतलब लार्वा में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, कुछ उग्र परिवर्तन होते हैं, और वो वयस्क में बदल जाता है, तो इसको कायांतरण कहते हैं। कौन कौन से सही सुमेलित है? देखो, तीसरा बिल्कुल सही सुमेलित है। मेटामार्फोसिस या कायांतरण कहते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी लार्वा स्टेज, लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट जब बनता है तो लार्वा स्टेज में उनकी अलग स्ट्रक्चर होती है, अलग तरह से दिखते हैं, और लेकिन जब वो वयस्क होते हैं तो उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अलग से दिखने लगते हैं। जैसे अगर हम टेडपोल की बात करें, मेंढक, मेंढक का जो लार्वा है वो बिल्कुल मछली के जैसा दिखाई देता है, उसमें पूंछ भी रहती है जब वो लार्वल स्टेज में, लेकिन जैसे ही उसमें विकास हो जाता है, वो एडल्ट बन जाता है, तो पूंछ गायब हो जाती है और उसकी स्ट्रक्चर और शेप साइज काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। ये दोनों जो स्टेटमेंट 1 और 2 है ये गलत है, ये उल्टे लिख दिए। यानी मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में जनन होता है और द्विखंडन के द्वारा अमीबा में जनन होता है दोनों अलैंगिक जनन के मेथड, लेकिन मुकुलन के द्वारा हाइड्रा और ईस्ट में होता है, और द्विखंडन के द्वारा अमीबा में होता है। थोड़ी बात कर लेते हैं कि पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक में 2 युग्मक पार्टिसिपेट करते हैं, मेल फादर, नर और मादा दोनों चाहिए, और जबकि अलैंगिक जनन एक ही जनक के द्वारा संपन्न हो जाता है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियां हैं। हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन के द्वारा था, बड होती है, उसमें मुकुल बनता है। जैसे ये हाइड्रा है तो इसकी बॉडी में यहाँ पर एक जगह मुकुल बन जाती है, और वहाँ से नया हाइड्रा डेवलप हो जाता है। हाइड्रा में नए जीव का मुकुलन के द्वारा होता है, और अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्लोनिंग के संदर्भ में, और फिर 3 स्टेटमेंट दिए हुए, और ये पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से सही है, सही कौन सा है वो बताना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्लोनिंग की डेफिनेशन है इसमें कि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम तरीके से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। तो भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लोनिंग का मतलब है कि लैंगिक मेथड से नहीं, बल्कि कृत्रिम रूप से किसी जीवित भाग को या किसी जीवित कोशिका को या पूरे जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की क्रिया को क्लोन कहते हैं। और सर्वप्रथम सफलतापूर्वक क्लोन डोली नामक मादा भेड़ का किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डोली नाम की भेड़ का सर्वप्रथम जो प्राणियों में जो क्लोन है वो सफलतापूर्वक किया गया था। इयान विल्मिट ने किया था, रोजलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में। इसके बारे में बात करेंगे हम। और तीसरा स्टेटमेंट है कि डोली एक फिन डोरसेट भेड़ का क्लोन थी, यानी इसका जो जिस भेड़ की एक क्लोन थी उसका नाम था फिन डोरसेट भेड़। तो ये भी सही है। यहाँ पर 2 भेड़ थी, एक भेड़ की स्तन ग्रंथि से केंद्रक लिया, और दूसरे भेड़ जो ईव भेड़ थी, ईव उसके अंडे में केंद्र को हटा के ये स्तन ग्रंथि वाला केंद्र डाल दिया, और यहाँ से नई भेड़ का उत्पन्न हुआ। हालांकि इसका ईव ने अंडा ईव का था, लेकिन केंद्र किसका था? स्तन ग्रंथि इसका था,
फिन डोरसेट का। तो क्योंकि जीव के सारे लक्षण जो होते हैं वो केंद्रक के द्वारा ही, डीएनए और ये सारे केंद्रक में होते हैं, तो केंद्र जिस कोशिका का था या जिस भेड़ का था उसी भेड़ का वो क्लोन थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं, क्लोनिंग के बारे में, डोली के बारे में। तो कौन कौन से सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। थोड़ा बात कर लेते देखो। सर्वप्रथम इयान विल्मिट और उसके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक इस भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन किया जिसका नाम डोली रखा। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसे, डोली भेड़ क्लोनिंग। और इयान विल्मिट ने किया, कहाँ किया, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के इंस्टीट्यूट का नाम क्या, रोजलिन इंस्टीट्यूट है। इस प्रक्रिया में फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से ली गई कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, काले मुंह वाली स्कॉटिश जो भेड़ थी उससे ली गई अंड कोशिका के केंद्र के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। यानी केंद्र किसका था, स्तन कोशिका किसकी थी, इसकी थी, फिन डोरसेट की। और अंडा किसका था, अंडा था इसका स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव का। तो उसके ये अंडे के केंद्र की जगह इस जो फिन डोरसेट भेड़ है इसका केंद्र डाल दिया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। बाद में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डोली को जन्म दिया, परंतु डोली जो थी वो फिन डोरसेट भेड़ के समरूप थी, क्योंकि जिससे केंद्र लिया गया था। चूंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्र को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, इसलिए डोली में उसका कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। अतः डोली जो थी वो फिन डोरसेट भेड़ की क्लोन थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन तंत्र की प्रणाली से संबंधित नहीं है। यानी मानव के, महिला के जो प्रजनन अंग है उनमें से कौन सा नहीं है। गर्भनाल, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नहीं है, ये नर जनन अंग का पार्ट है, बाकी तीनों मादा के। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। किस भाग में डिंब को यानी अंडे को शुक्राणु निषेचित करता है। तो निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय गिरवा में, डिंब वाहिनी में, गर्भाशय के निचले भाग में, गर्भाशय के ऊपरी भाग में। सही आंसर है फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, डिंब वाहिनी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला है नर और मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को या प्राणी को क्या कहेंगे। जिसमें नर और मादा दोनों के लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं उसको द्विलिंगी कहेंगे कि अंतरलिंगी कहेंगे कि पुरायुंगी या गायनेकोडेंड्रोमार्क या उभयलिंगी। तो उसको कहेंगे उभयलिंगी, जैसे केंचुआ। जिसमें नर और मादा दोनों के लैंगिक लक्षण है उसको हम कहेंगे उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। वृषण में, अग्नाशय में, अंडाशय में, यकृत में। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। टेस्टिस से ये मुख्य जनन अंग है नर का। जब नर और मादा के बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके तो इसे कहते हैं एक लिंगी, द्विलिंगी, लैंगिक द्विरूपता या उभयलिंगी। अगर हम किसी नर या मादा के बाह्य लक्षणों से, केवल बाहरी जो अपीयरेंस है, इसकी बाहर के जो अंग है या लक्षण है उसके आधार पर अगर पहचान सकते हैं तो इस सिचुएशन को कहेंगे लैंगिक द्विरूपता। जैसे मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता होती है, जैसे स्तन पाए जाते हैं फीमेल में और दाढ़ी मूछें मेल में। तो ये बाह्य लैंगिक लक्षण है, एक्सटर्नल, जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। तो इनके द्वारा इनको आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है मानव में। अगला क्वेश्चन है कि नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है। जो नर हार्मोन है जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये दाढ़ी मूछें, आवाज़ मोटी होना, एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट होना, ये किसकी वजह से होता है। एंड्रोजन की वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन। जो नर हार्मोन है वो एक ही है, प्रोजेस्ट्रॉन, और बाकी महिला में 3-4 हार्मोन होते हैं। मेन हार्मोन जो महिला में होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ही होता है। रिलैक्सिन केवल प्रसव के समय स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितनी है, 10 से 12 दिन, 28 दिन या 12 से 18 दिन या 42 दिन। देखो यहाँ मासिक चक्र की लेंथ पूछी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की नहीं पूछी है। तो ये टाइम 28 दिन का माना जाता है, 28 से 32 दिन है, तो 28 दिन सही आंसर हो गया। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में किया जाने वाली जो विधि है उसका क्या नाम है। वेसेक्टोमी, कॉपर्टी या ट्यूबेक्टोमी या ये सभी। देखो परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में जैसे यूज़ ऑफ कंडोम हो सकता है, और इसके अलावा नसबंदी जिसको कहते हैं, तो वो पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसका नाम है ये वेसेक्टोमी। और महिलाओं में जैसे यूज़ ऑफ कंडोम है, कॉपर्टी है, पिल्स है, ओरल पिल्स है, और ट्यूबेक्टोमी है। ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी को कहा जाता है क्योंकि उनमें ट्यूब पाई जाती है। कौन सी ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है। नाम में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बताता हूँ आपको। फेलोपियन
फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पर, तो ट्यूब का ट्यूबेक्टोमी हो गया। और पुरुषों में वासा इफ्रेंसा होता है, वासा इफ्रेंसा यानी जो शुक्रवाहिनी होती है उसको वासा इफ्रेंसा कहते हैं, तो वहाँ से वैसेक्टोमी बन गया। तो वैसेक्टोमी नर में और ट्यूबेक्टोमी महिला में नसबंदी है। गर्भ निरोधन का ये परिवार नियोजन का एक साधन है। अगला क्वेश्चन है कि रजो चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या पीलियन ग्रंथि? तो सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है, वो ही यहाँ पर नियमन करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। इससे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिलीज होता है वो अंडाशय के अंदर पुट्टिकाओं को उत्तेजित करना और उनको मैच्योर करना, और वहाँ से एगो जो ओवुलेशन की क्रिया होती है अंडों से उसको स्टिमुलेट करता है। तो सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि माहवारी चक्र में पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 10 से 15 दिन, 10 से 12 दिन, या 5 से 7 दिन, या 4 से 6 दिन? तो सही आंसर है ये पुट्टिका जो प्रावस्था होती है वो 10 से 12 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाए उसको क्या कहेंगे? यानी प्रजनन नहीं हुआ अंडे में और बिना प्रजनन के ही अगर अंडा वृद्धि करके अगर वयस्क बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लुटिनाइजिंग या पार्थिनोजेनेसिस या वृषण कोष, या इनमें से कोई नहीं। वृषण कोष तो वृषण का पार्ट हो गया, तो अंग है, और लुटिनाइजिंग ये हार्मोन है। और पार्थिनोजेनेसिस अनिषेक जनन, हिंदी में इसको कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन का मतलब बिना निषेचन के ही जनन हो गया, एक तरीके से डेवलपमेंट हो गया, आगे वो वयस्क बन जाएगा, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं। सही आंसर है पार्थिनोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन के चरणों का क्रम है। मानव जनन जो रिप्रोडक्शन है इसके जो स्टेप्स है वो कौन कौन से है? अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, तो हमें देखना। सबसे पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है फर्टिलाइजेशन निषेचन, और तीसरा है भ्रूणीय विकास। देखो सबसे पहला स्टेप ये होता है युग्मक जनन होता है। युग्मक बनते हैं, 2 युग्मक बनते हैं, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। तो ये सबसे पहले, अब ये दोनों युग्मक मादा के शरीर में मिलेंगे, संयुग्मन होगा इनका, और उसको हम कहेंगे निषेचन। तो ये सेकंड स्टेप ये भी सही है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में सबसे पहले जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलेगा। तो ये 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 3 बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीव में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान करो। प्रजनन के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से कौन सा सही नहीं है, असत्य कौन सा, उसकी पता करना है। प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। विखंडन और बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं, ये गलत है। कशेरुकी अकशेरुकी जंतु जो होते हैं उनमें ये अलैंगिक जनन के मेथड है। द्विविखंडन, विखंडन, बीजाणु स्पोर फॉर्मेशन, मुकुलन, ये सारे मेथड है ऐसे अकशेरुकी जंतुओं में, नॉन कोर्डेटा में। सभी कशेरुकी जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? अलैंगिक जनन जब जिसमें एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है, एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो संतान अपने जनक के समान होती है, बिल्कुल 100% डिट्टो होती है। अलैंगिक जनन में वेरिएशंस नहीं आती, विविधता नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि वहाँ पर एक ही जनक का जेनेटिक मटेरियल अगली पीढ़ी में जाता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 अलग अलग जनकों के जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग होती है, कॉम्बिनेशन होता है, नए जीन्स बनते हैं, तो वहाँ विभिन्नता होती है। तो अलैंगिक जनन में जनक के समान ही संतति होती है, बिल्कुल सही है। और नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं से होता है। और तीसरा है कि युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता, तो बिल्कुल ये तीसरा भी, सी भी सही है। ना तो युग्मक बनते हैं ना निषेचन होता है। ये प्रक्रिया पुष्पीय पौधों में संपन्न होती है, तो ये गलत है। बाकी बी भी सही है कि नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं से होता है, जनन कोशिकाएं बनती नहीं है। तो पुष्पीय पौधों में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पर तो मेल और फीमेल पार्ट बनते हैं, पुंकेसर बनता है मेल पार्ट और स्टामेन जिसको कहते हैं, और फीमेल पार्ट स्ट्रिकेसर या पिस्टिल बनता है। तो पुष्पीय पौधों में तो लैंगिक जनन होता है। बाकी जो पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं बनता उनमें लैंगिक जनन वो कायिक अंगों के द्वारा, जड़ तनाव पत्तियों के द्वारा संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? स्वपरागण 2 प्रकार से परागण हो सकता है। परागण का मतलब है कि पुंकेसर से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो ये प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब है कि उसी
पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर आ रहे तो वो स्वपरागण है, या उसी सेम पौधे में एक फूल से दूसरे फूल में उसी पौधे के फूल पर जा रहा है तो वो स्वपरागण है। एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहा है तो वो परपरागण है। तो स्वपरागण की प्रक्रिया एक लिंगी में, द्विलिंगी में, अनावृत बीजी में, या एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों में। तो देखो एक लिंगी पौधे में तो परपरागण ही होता है हमेशा। एक लिंगी पौधे में एक पौधे पर ज़्यादातर जो फ्लोर होंगे वो एक लिंगी होते ज़्यादातर, और एक से दूसरे फूल में जाते ही दूसरे प्लांट तक तो वहाँ तो परपरागण होता है। तो स्वपरागण की क्रिया किन पुष्पों में होती है? द्विलिंगी में। स्वपरागण उन्हीं में हो सकता है कि उसी पुष्प के पुंकेसर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक चले जाए। तो ये ऑप्शन बी ठीक है। एक पुष्प के पराग कणों को उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को कहेंगे। देखो एक पुष्प के परागकणों को उसी जाति के, दूसरी जाति में तो वैसे होगा ही नहीं परागण, तो उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण, परपरागण, निषेचन या प्रवर्धन। तो इसको कहेंगे हम परपरागण। विद इन फ्लावर होता है उसी फूल का उसी फूल में, तो स्वपरागण है, और दूसरे पुष्प में हो रहा है तो वो परपरागण है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां क्या है? कटान, कलम, प्रतिकरण या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ये सारी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। कलम काटना, प्रतिकरण करना या कटान करना। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे? गुलाब में लैंगिक जनन नहीं होता, इसमें कृत्रिम जनन नहीं होता, कायिक रिप्रोडक्टिव प्रोपगेशन नहीं होता, तो इसमें कौन सी विधि हम काम में लेते हैं? कटान, प्रतिकरण या कलम या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सही आंसर है कटान विधि के द्वारा। अगला अनिषेक जनन, पार्थिकोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है? अभी हमने इस पर एक क्वेश्चन पहले भी देखा था, तो उसी से रिलेटेड है कि बिना निषेचन के अंडे में विदलन होना, या अंड और शुक्राणु द्वारा निषेचन होना, या कृत्रिम निषेचन होना, या निषेचन से पूर्व शुक्राणु मर जाना। निषेचन से पूर्व शुक्राणु मर जाना ये सही नहीं है, निषेचन होता ही नहीं है तो कृत्रिम निषेचन नहीं होगा। अंड और शुक्राणु द्वारा निषेचन ये भी नहीं है, तो ये सही है कि बिना निषेचन के ही अंडे में विदलन हो जाना, यानी उसमें डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है और अंडा जो है वो आगे जायगोट में बदलना शुरू करता है, वयस्क बनने लगता है। अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। मनुष्य के नर जनन अंग में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? वृषण, अधिवृषण, अंडाशय और शुक्राशय। देखो वृषण है मेन अंग है, अधिवृषण है, और शुक्राशय अंडाशय फीमेल का पार्ट है। अगला है भ्रूणीय विकास कहा जाता है। भ्रूणीय विकास कहा जाता है अंडाणु के निषेचन के 10 सप्ताह तक की अवधि को भ्रूणीय विकास कहते हैं, कि अंडाणु के निषेचन से 8 सप्ताह की अवधि को, या 7 सप्ताह की अवधि को, या 9 सप्ताह की। तो सही आंसर है 10 सप्ताह की जो अवधि होती है ना, 10 सप्ताह तक की, इसको भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूणीय विकास है यहाँ तक 10 सप्ताह तक, मतलब लगभग 70 दिन हो गए, तो 10-70 दिन तक, या इस 70 से 80 दिन की जो अवधि होती है यहाँ तक भ्रूण होता है। उसके बाद में वो फीटस बन जाता है, गर्भ बनने लगता है, जब उसके बाकी सारे पार्ट्स और ऑर्गन दिखाई देने लग जाएंगे, पहचान योग्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितनी सुरक्षित रखते हैं? अगर मादा के जनन पथ में शुक्राणु पहुंच गए तो उसके बाद में वो कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं, यानी निषेचन की क्षमता रखते हैं? 2 मिनट तक, या 20 मिनट तक, या 2 घंटे तक, या 1 या 2 दिनों तक। तो सही आंसर है जो 48 घंटे तक शुक्राणु जो जिंदा रह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो डी सी ठीक है। मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 180 दिन, 280 दिन, या 380, या 350? 280 दिन। 9 महीने हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते, तो 9 × 7 करें तो 270 होता है, ये लगभग 280 डेज होता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? जब उसमें हार्ट बन गया और स्पंदन होने लग गया। तो ये जब वो फीटस वाले स्टेज में होता है तब होता है, तो लगभग ये 4 सप्ताह के आसपास है ना, 4 सप्ताह का जब हो जाता है भ्रूण, तब उसमें हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्क रक्षा करती है ना, उसको ड्राई नहीं होने देती? जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, उस समय कौन सी वो कला है, झिल्ली है? कोरियन, पीतल कोश, गर्भाशय भित्ति, या एमनियन? सही आंसर है एमनियन भित्ति। अंडे की जो एमनियन भित्ति होती है भ्रूण की, वो इसको ड्राई होने से बचाती है, एमनियन। अगला है कि कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्न में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? निषेचित अंड को
अंड व शुक्राणु को, केवल अंड को या केवल शुक्राणु को। देखो कृत्रिम वीर्य निषेचन मतलब वही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ है। तो आईवीएफ में निषेचन बाहर किया जाता है और निषेचित होने के बाद में अंडा जब निषेचित होता है उसके बाद में उसको गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में जो भ्रूण का विकास होता है तो उसको माँ के पेट से किस संरचना के द्वारा उसको पोषण मिलता है। प्लेसेंटा द्वारा, फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा या कोई नहीं। सही आंसर है अप्रा या प्लेसेंटा के द्वारा उसको पोषण मिलता है और वहाँ से जो भ्रूण के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो इसी अप्रा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा वापस मदर ब्लड में ले लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। लैंगिक हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वृषण और ओवेरी अंडाशय, तो वहाँ से स्रावित किए जाते हैं। तो इनके संदर्भ में कुछ कथन है, उनके ऊपर बात करेंगे और बताना कि कौन कौन से सही है। तो पहला कथन क्या है देख लेते हैं कि एस्ट्रोजन, पहला कथन है कि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है और ये मानव शरीर में जो गौण लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी मूछें आना, स्तन का विकास, ये सब इनके लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। एस्ट्रोजन फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है, ये गलत है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन है जो वृषण के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा स्रावित होता है। तीसरा, इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो कि पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ये बात भी सही है। कौन सा हार्मोन कब बनना है, कब रिलीज होना है, ये सारा पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो सही कौन सा है, पहला और तीसरा, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। थोड़ी बात करते हो, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, मोचन करती है, रिलीज करती है, इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे कहता है। विदाउट डक्ट होती है, वाहिनी रहित ग्रंथियां होती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। लैंगिक हार्मोन का स्रावण भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है जो मानव शरीर में जो गौण लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, उनके लिए उत्तरदायी है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन नर हार्मोन है जिनका स्रावण, एस्ट्रोजन का स्रावण लड़कियों में अंडाशय के द्वारा, ओवरी के द्वारा, और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण लड़कों में वृषण के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा होता है। ये लैंगिक हार्मोन जो कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण है उत्पन्न करते हैं उनकी बात करेंगे कि लैंगिक हार्मोन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, दाढ़ी मूछ, बड़ा सुरंत्र, लेरिंग्स, एडम्स एप्पल जिसको कंठमणि कहते हैं, गला जिसकी वजह से आवाज़ भारी हो जाती है आदि लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। कंठमणि के बड़े और छोटे होने के कारण ही क्रमशः लड़के और लड़कियों का स्वर अलग अलग होता है। इसलिए लड़कों का स्वर गहरा और लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला हाई पिच होता है, पतला श्रील होता है। लड़कियों में स्तन और दुग्ध ग्रंथियों का विकास जैसे गौण लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन के कारण उत्पन्न होते हैं। इन लैंगिक हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और ये अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 है और हमें सुमेलित करना है। तो सूची 1 में ग्रंथि है और सूची 2 में हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है बताना है। थायराइड ग्लैंड गले में होती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। अग्नाशय पेंक्रियाज ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है जो पाचन में भी मदद करने वाली ग्रंथि है और इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में चेंज करता है, इसकी वजह से डायबिटीज़ मधुमेह होता है। वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर जो है ये एड्रेनेलिन और नोर एड्रेनेलिन हार्मोन स्रावण करती है जो इमरजेंसी हार्मोन है, फियर फाइट फ्लाइट। और पीयूष ग्रंथि ये वृद्धि हार्मोन जीएच रिलीज करती है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से हो गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन है, अग्नाशय ग्रंथि का इंसुलिन हार्मोन है, अधिवृक्क का एड्रेनेलिन हार्मोन है और पीयूष का वृद्धि हार्मोन है। बस यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करो। 4 स्टेटमेंट दिए हुए, बताना कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे जिसमें मानव शिशु विकसित होगा। ये आपको पता ही होगा कि 2 गुणसूत्र होते हैं
लैंगिक गुणसूत्र होते हैं नर और मादा में। तो नर की अगर हम बात करें, मेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो एक एक्स और एक वाई होता है, और फीमेल में जो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो दोनों एक्स एक्स होते हैं। अब यहाँ से कौन सा गुणसूत्र दिया जाएगा, ये लिंग को डिसाइड करेगा कि बेबी चाइल्ड होगा कि गर्ल चाइल्ड होगा। अगर ये एक्स गुणसूत्र देता है और यहाँ से भी ये तो फीमेल तो हमेशा एक्स देगी, तो एक्स और एक्स एक्स यानी लड़की होगी। और अगर इधर से वाई गुणसूत्र आता है मेल की तरफ से, तो इधर से तो हमेशा एक्स आना ही है, तो एक्स और वाई यानी बॉय यानी लड़का होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है देख लेते दोबारा एक बार, कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निश्चित करता है तो युग्मक में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, जिससे मादा शिशु विकसित होगा। बिल्कुल सही है। जब वाई गुणसूत्र द्वारा शुक्राणु अंडाणु को निश्चित करता है तो नर विकसित होगा, नर शिशु विकसित होगा। ये भी सही है। पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें एक्स एम वाई कहते हैं। ये भी सही है। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं पुरुष में। और सेकंड चौथा देखते हैं, शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी है, जैसे महिला के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पुरुष एक्स दे रहा है कि वाई दे रहा है, ये डिसाइड करेगा। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, सभी सत्य है, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एड्स के बारे में, तो इसकी बात करते हैं। देखो कि एड्स एक खतरनाक और संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शस है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताना कि असत्य कथन कौन सा है, असत्य पता करना है। पहला कि ये बीमारी एक खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती है, तो ये गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है कि जीवाणु के द्वारा नहीं, बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा फैलती है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा फैलती है। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सिरिंज के द्वारा, सुई के द्वारा फैल जाता है। ये बात भी सही है। अगर एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को अपनी सिरिंज अगर शेयर कर रहा है तो वो एक को अगर एड्स है तो दूसरे में भी हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क से अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाए तो ये फैल सकता है। और चौथा है कि पीड़ित माता के दूध से शिशु में नहीं फैलता है। ये गलत है, ये भी गलत है, चौथा भी गलत है। अगर माता में एड्स है तो दूध के द्वारा उसके शिशु में भी एड्स का वायरस फैल सकता है। तो असत्य कथन, तो असत्य 1 और 4 असत्य हो गए। बी ठीक है, 1 और 4। थोड़ी बात कर लेते हैं एड्स के बारे में, कि एड्स खतरनाक बीमारी HIV वायरस के द्वारा फैलती है। एड्स की और HIV की फुल फॉर्म याद रखना। एड्स की है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV के ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पीड़ित माँ के दूध से सेवन से उसके शिशु में ये वायरस प्रवेश करता है और शिशु भी एड्स से पीड़ित हो सकता है। अगला है कि एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है। टेडपोल जो लार्वा स्टेज है मेंढक की, तो वो कैसे वयस्क में बदलता है? निषेचन के द्वारा, कायांतरण के द्वारा, रोपण के द्वारा या मुकुलन के द्वारा? तो कायांतरण, मेटामार्फोसिस, कायांतरण के द्वारा। उसमें ड्रास्टिक चेंजेज होते हैं, काफ़ी मतलब अजीबोगरीब चेंजेज होते हैं और उसकी वजह से वो वयस्क में बदलता है बाद में। तो लार्वा और वयस्क बहुत सारा डिफरेंट होता है दोनों में। निम्न में से कौन सा जरायुज है? जो जरायुज का मतलब है जो सीधे बच्चों को जन्म देता है। मनुष्य बिल्कुल जरायुज है, मुर्गी नहीं है, कौवा नहीं है, बत्तख नहीं है, केवल मनुष्य यहाँ पर जरायुज है। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से जब अंडा मैच्योर होकर बाहर निकलता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन, अंडोत्सर्ग, रजोढम या शुक्राणु जनन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग, अंडे का उत्सर्जन, अंडे का उत्सर्ग होना, निकलना। अंड जनन तो जिसमें अंडाशय के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो अंडा बनता है उसको कहते हैं। और इसी तरह से शुक्राणु जनन, टेस्टिस के अंदर शुक्राणु निर्माण की विधि है अलैंगिक जनन द्वारा। रजोचक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो ये अंडोत्सर्ग सही है। मनुष्य में गुणसूत्र का सेट होता है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है 2n, 3n, 4n या n। तो अभी मैंने बताया कि युग्मक में आधे गुण रहते हैं, गुणसूत्र अगुणित होता है, n होता है। जैसे युग्मक स्पर्म और एग में 23 होते हैं तो इसको n कहेंगे, एक सेट होता है तो n। जाइगोट में फिर 2n हो जाता है। इनमें से किस में बिना निषेचन के द्वारा प्रजनन की क्षमता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें बिना निषेचन के ही यानी अनिषेक जनन, पार्थियोजेनेसिस होती है? मकड़ा में, गाय में, मधुमक्खी में या केंचुआ में? केंचुआ उभयलिंगी होता है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर है मधुमक्खी। मधुमक्खी में बिना निषेचन के ही जो है नए जीव उत्पन्न हो सकते हैं। एक लिंगी पादप कौन सा? इनमें से कौन सा पौधा जो एक लिंगी होता है, या तो मेल या फीमेल? सरसों, पपीता, गुड़हल या मटर? तो सही आंसर है पपीता, एक लिंगी पादप है। अगला है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? विखंडन,
मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी सही आंसर है, ये सभी। फ्रेगमेंटेशन जैसे एल्गी में होता है, स्पायरोकाइरा में, ये स्पायरोगाइरा में होता है। मुकुलन के द्वारा जैसे हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। द्विखंडन जैसे प्लेनेरिया में होता है और इसमें आपके अमीबा में होता है। ये सारे अलैंगिक जनन के मेथड है। एक बीजाणु निर्माण भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में हार्मोन का कौन सा समय उत्पन्न होता है? जब गर्भावस्था होती है, प्रसव वाली डिलीवरी फेज चल रहा है, गर्भावस्था है, तो उस समय महिलाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन या प्रोजेस्टेरोन? प्रोजेस्टेरोन मानव कोरियोनिक या गोनाडोट्रोपिन एस्ट्रोजन, या रिलैक्सिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या और ह्यूमन प्लेसेंटल और लैक्टोजन, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन? तो देखो, गर्भावस्था के समय ये हार्मोन होता है। तीसरा सही है यहाँ पर, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो दुग्ध ग्रंथियों को विकसित करेगा। तो ये तीसरा सही है यहाँ पर। शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक लाने वाली नलिका को क्या कहता है? क्योंकि शुक्राणु मार्ग और मूत्र का एक ही मार्ग है, कॉमन पाथ है, तो वहां तक लाने वाली नलिका शुक्रवाही की वृषण, अधिवृषण या वृषण कोश? सही आंसर है शुक्रवाहिनी। वृषण में बनते हैं, वृषण से इमेच्योर अधिवृषण एपिडर्मिस में आते हैं, यहाँ पर मेच्योर होता है और यहाँ से फिर शुक्रवाहिनी के द्वारा इनको लाया जाता है। महिलाओं में यौन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? यौवन अवस्था की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, पुट्टिको उद्दीपक हार्मोन या उपरोक्त सभी? सही आंसर है पुट्टिको उद्दीपक हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो उसमें फॉलिकल वाले स्टेज का नियमन करता है या उनको मेच्योर ओवरी में से अंडे को ओव्यूलेशन के लिए तैयार करता है या मेच्योर करता है अंडे को। तो FSH पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। पुट्टिको उद्दीपक हार्मोन है जो यौन अवस्था की शुरुआत करता है महिलाओं में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और श्रावण करती है? देखो, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दो नाम आ रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। किस में होता है? नर में। और एस्ट्रोजन किस में है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन महिलाओं में है। तो एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करने वाली कोशिकाएं जो वृषण में है, वो कोशिकाएं कौन सी है? सर्टोली, बलगम, शुक्राणुजन या लेडिंग कोशिकाएं? सही आंसर है लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं शुक्राणु, ये वृषण के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करती है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक कोशिका और उसको दो समान और अनुजात कोशिकाओं में विभक्त हो गई तो उसको खंडन कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे कि द्विभाजन कहेंगे, मुकुलन? एक से दो और दोनों समान तो उसको द्विखंडन कहेंगे। मनुष्य में आमतौर पर एलिंग गुणसूत्र के जोड़े कितने हैं? भैया हमारे अंदर जोड़े होते 23, इसमें से एक जोड़ा तो यानी दो गुणसूत्र, एक जोड़ा तो होता है एक्स और वाई या एक्स महिला में लैंगिक, और बाकी 22 जो होते हैं वो सोमेटिक होते हैं, यानी एलिंग गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र, तो जोड़े यहाँ पर आगे 22 एलिंग गुणसूत्र के। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन को कहते हैं रोपण। तो ये किसकी प्रक्रिया है? माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, या गर्भाशय की लाइनिंग से युग्नस का जुड़ना, या माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, या भ्रूण से इसकी पोषण की विकास? तो सही आंसर है बी। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जब निषेचन के बाद में युग्नस बना, युग्नस से एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो को अब लुढ़कता हुआ गर्भाशय में आ जाएगा और गर्भाशय की दीवार में धस जाएगा। युग्नस की जो लाइनिंग है वो गर्भाशय की लाइनिंग से युग्नस जो है वो जुड़ जाएगा, ताकि वहाँ पर अब वो फिक्स हो जाएगा और आगे जो भी डेवलपमेंट होना है वो वहाँ होगा। तो ये इम्प्लांटेशन कहते हैं इसको, रोपण। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? भ्रूण के लिए जब भ्रूण का निर्माण होगा तो उस समय जब तक उसका रोपण नहीं होगा गर्भाशय में, तब तक उसको पोषण की जरूरत है। तो तब तक के लिए पोषण रखने वाली कोशिका कौन सी है? तो जो बड़ी कोशिका भी होती है शेप और साइज में, मादा कोशिका या गुजुमेट या समयुग्मक या नर युग्मक? तो देखो, नर युग्मक में पोषण या भोजन नहीं होता। स्टोरेज फूड जो है वो मादा युग्मक अंडे में होता है, ताकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भ्रूण बनेगा उसको जब तक उसका रोपण नहीं हो जाए, प्लेसेंटा डेवलपमेंट नहीं हो जाए, तब तक उसको पोषण प्रोवाइड कर सके। तो सही आंसर है मादा युग्मक।
जो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तब तक जय हिंद।